हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन बुक हाइव एजुकेटर। दोस्तों, पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था इंडिया को लेकर के, इंडियन ज्योग्राफी को लेकर के, और उसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर या कृषि की बात करी थी। फिर हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम या रिवर की भी बात करी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया की फिजियोग्राफी यानी भौतिक विन्यास। देखो, फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? फिजियोग्राफी का मतलब ये होता है कि हमारा जो इंडिया है, हमारी इंडिया की स्थिति ये है कि हमारी इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7वां सबसे बड़ा देश है। अब 7वां सबसे बड़े देश होने के साथ साथ भारत की एक और खूबी है कि इंडिया में हर जगह जो हमारा लैंड का सरफेस है उसके फीचर्स जो है वो हर जगह अलग अलग है। कहीं पे आपको पर्वत या पठार देखने को, पर्वत मिलेगा देखने को, माउंटेन्स मिलेंगे जो कहीं कहीं 8000 मीटर को भी क्रॉस कर जाती है, 8000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची होती है। किसी एरिया में बिल्कुल एकदम से आपको फ्लैट ट्रैक मिलेगा जिसको पठार या प्लेटू कहा जाता है, और एकदम से टेबल की तरह उल्टा उठा हुआ डोम शेप टाइप का मिलेगा आपको, और दूर दूर तक कहीं पे कोई चोटियां नहीं मिलेगी, एकदम फ्लैट एरिया जिसको पठार या फिर प्लेटू कहा जाता है। फिर उसके बाद भारत में आप देखोगे तो इंडिया के पास गुजरात से शुरू होकर के वेस्ट बंगाल तक आप देखोगे तो सागर के किनारे किनारे भी मैदान पाए जाते हैं, कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदान भी पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में अगर देखोगे तो राजस्थान, हरियाणा का कुछ इलाका, पंजाब का कुछ इलाका और ये गुजरात के कुछ इलाके, बेसिकली जो अरावली का वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी भाग है, वहाँ पे आपको एक हॉट डेजर्ट यानी उष्ण मरुस्थल भी दिखाई देता है जिसे थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जाकर के एक बड़ा सा मैदान जो पंजाब हरियाणा से शुरू होकर के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक गया हुआ है, जिसको नॉर्दर्न प्लेन या ग्रेट इंडियन प्लेन भी कहा जाता है, ये भी फीचर्स आपको देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के जब ये सारे के सारे माउंटेन, प्लेन, प्लेटू, डेजर्ट्स, उसके अलावा जो हमारे आइलैंड्स या द्वीप है, उन सबको मिलाकर के जब उनकी स्टडी की जाती है तो उसी के लिए एक टर्म यूज किया जाता है और वो है फिजियोग्राफी। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम होगा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। भारत का भौतिक विन्यास। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया या भारत का भौतिक विन्यास। देखो, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय या ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय या लघु हिमालय, पूर्वांचल हिल्स या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, शिवालिक हिल्स वगैरह सब की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें डेजर्ट या मरुस्थल, जिसको आप थार मरुस्थल के भी नाम से जानते हो। फिर हम पढ़ेंगे इसमें नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदान या उत्तर का मैदान। ठीक है। उसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग करेंगे कोस्टल प्लेन्स या तटीय मैदान। ये सागर के किनारे किनारे गुजरात से शुरू होकर के ये पश्चिम बंगाल तक मैदान फैला हुआ है, तो इसमें हम लोग करेंगे तटीय मैदान। इसी में हम लोग करेंगे साउथ इंडिया का जो प्लेटू है, जिसको
जिसकी शेप पेनिनसुला की तरह है और इसीलिए इसको पेनिनसुलर प्लेटू भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसी चैप्टर में हम लोग देखो क्या करेंगे, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो हमारे द्वीप है उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। कुछ आइलैंड्स के नेम चेंज किए गए उनके बारे में भी चर्चा करेंगे यहाँ पे। द्वीप, ठीक है। तो ये जब इतने फीचर्स की स्टडी हम लोग डिटेल में करते हैं इंडिया की, तो उसी के लिए हम लोग इसी चैप्टर का नाम रखा गया है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौतिक विन्यास। ठीक है, भारत का भौतिक विन्यास या फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें हम लोग एक एक करके जो सीक्वेंस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। और सबसे जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग लेंगे, ये फर्स्ट सेक्शन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, यानी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। नॉर्दर्न माउंटेन रीजन यानी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। देखो, अगर आपको नॉर्थ के माउंटेन्स पढ़ने हैं तो स्वाभाविक रूप से क्या है, तो हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए मैप बनाने के लिए, जिससे हम लोग चीजों को समझ सके। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, सबसे पहले मैप बना लेते हैं, थोड़ा सा नक्शा टाइप का। ठीक है, मैप पे हम लोग एक एक चीज़ों को लोकेट करते चलेंगे, जितनी भी जगह है उनको लोकेट करते हुए चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी भी करेंगे। तो सबसे देखो फर्स्ट क्या है कि नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस कहने का मतलब ये हुआ कि बचपन में हम लोग कई बार पढ़ते थे कि भारत के उत्तर में हिमालय है, और हम लोग ये भी लिख सकते थे नॉर्दर्न हिमालयन रेंजेस या उत्तर की हिमालय श्रेणी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें तो नॉर्थ या उत्तर में सिर्फ हिमालय ही नहीं है, बल्कि हिमालय के अलावा भी और भी बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, और कुछ ऐसे भी पर्वत श्रेणी है या कुछ ऐसे भी माउंटेन रेंजेस हैं जो हिमालय से कई हजार साल पहले बने हुए पर्वत हैं। ठीक है, और वो हिमालय का भाग नहीं है। टेक्निकली हम देखें तो हम गलती से कई बार उनको हिमालय कह देते हैं, लेकिन वो हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि हिमालय से कई हजार साल पहले बने हुए हैं। और ये टोटल के टोटल 4 श्रेणी या 4 रेंज है, और उनमें से 3 इंडिया में है और एक आज के डेट में उन क्षेत्रों में है जहाँ पे चाइना का कब्जा है, यानी तिब्बत के क्षेत्र में है। एक तो है काराकोरम, आप लोगों ने सुना होगा नाम, दूसरा लद्दाख, तीसरा अगर हम देखें तो जास्कर, तीनों इंडिया में है, और जो तिब्बत में है उसे कहते हैं कैलाश, जहाँ पे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे लोग जाते हैं। ये जो चारों को चारों माउंटेन रेंज है, ये हिमालय से कई हजार साल पहले बने हुए थे, और इन चारों के अलग अलग नाम के अलावा भी ये चारों एक ही साथ बने हुए हैं, और ये सब के सब हिमालय को पार करके उस पार हमें जाना पड़ता है। और इसीलिए इन सब के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं ट्रांस हिमालय, यानी कि हिमालय के पार।
ठीक है, ट्रांस हिमालय एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब होता है हिमालय के उस पार। तो हिमालय के उस पार की बात करें तो ट्रांस हिमालय रेंजेस में देखते हैं कौन कौन से माउंटेन रेंजेस आते हैं। तो जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस होंगे, उत्तर की बात करें, उत्तर का पर्वतीय मैदान, ये सॉरी पर्वतीय मैदान नहीं लिखना है आपको, थोड़ा चेंज कर ले, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र लिखना है आपको, ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। इस उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें हम लोग करेंगे हिमालय, ट्रांस हिमालय। पहले हम लोग सबसे उत्तर में करेंगे ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रखते हैं ए में। ट्रांस मतलब उस पार, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय ए में हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय। और देखो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग ट्रांस हिमालय को लोकेट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे होगा हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, और ये जो फोर्थ वाला है ये है कैलाश और ये है तिब्बत में। इन्हीं चारों को मिला के कहा जाता है ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के उस पार। तो हिमालय के उस पार अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय में तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे काराकोरम रेंज की, यानी ट्रांस हिमालय या हिमालय के उस पार। देखो हिमालय के उस पार इसलिए कहते हैं क्योंकि हिमालय यहीं तक है। आगे जब आप हिमालय पढ़ोगे तो आप देखोगे तो हिमालय की रेंज यहीं पे खत्म हो जाती है। जब हम हिमालय को पार कर जाते हैं और उस पार जब हम उतरते हैं तो वहाँ पे हमें मिलती है सिंधु नदी यानी इंडस रिवर, जो कैलाश से निकल करके इधर जा रही है। और जब इंडस रिवर को पार कर लेते हैं, सिंधु नदी को पार कर लेते हैं, तो उस पार कुछ रेंजेस मिलते हैं, उन सबको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। अब देखो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट काराकोरम। काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी। नंबर 1 वाला काराकोरम रेंज की अगर हम खासियत देखें तो ये इंडिया की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज होगी, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी होगी। सबसे पहले हम इसका लोकेशन देखते हैं, तो इसका जो लोकेशन होगा वो होगा लद्दाख। भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख, तो लद्दाख में इसका लोकेशन होगा। कुछ पार्ट इसका पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जिसको लद्दाख के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ये भारत का सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, तो लिखेंगे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया, भारत का सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या है, भारत का सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी। यहाँ से अगर हम देखें इस जगह पे जब जाएंगे तो यहाँ से ये जो एरिया देख रहे हैं ये है LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा,
जिसके उस पार के क्षेत्र पे फिलहाल पाकिस्तान का कब्जा है। अब ये जो LOC है या लाइन ऑफ कंट्रोल है या नियंत्रण रेखा है, इस नियंत्रण रेखा के पास इसी काराकोरम श्रेणी में एक ग्लेशियर है जहाँ पे इंडियन आर्मी को परमानेंट लगाया गया है ताकि इस क्षेत्र से पाकिस्तान की तरफ से होने वाले घुसपैठ को रोका जा सके। तो वो जो ग्लेशियर है जो बार बार चर्चा में रहता है, न्यूज़ में रहता है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है और ये भी काराकोरम श्रेणी में है या काराकोरम रेंज में है और इसका नाम है सियाचेन ग्लेशियर। तो नेक्स्ट हम लोग इसी काराकोरम में लिखेंगे सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन हिमनद, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर इसी काराकोरम में है और सियाचिन से भी रिलेटेड एक दो इन्फॉर्मेशंस होंगे जिनको हमें नोट कर लेना है। सबसे पहले तो सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर में हम लिखेंगे लद्दाख रेंज, लोकेटेड ऑन लद्दाख रेंज, ये लोकेटेड ऑन काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाक, भारत तथा पाकिस्तान के बीच विवाद। दूसरा, करगिल हमले के दौरान पाकिस्तान की तरफ से उसके बाद भी कई बार कोशिश की गई है इस क्षेत्र से भी भारत में एंटर करने की और भारत ने हर बार पाकिस्तान को उसका जवाब दिया है और परिणामतः इतनी ऊंचाई पे जब गोली चलाई गई थी तो आपको बता दूं कि इतनी ऊंचाई पे दुनिया में कभी भी किसी दो देशों के बीच में गोली नहीं चली थी। और इस तरह से सियाचिन ग्लेशियर में एक पॉइंट और आप लिख सकते हो, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर में एक और पॉइंट हम लिख लेंगे, इसी काराकोरम का ही पार्ट है सियाचिन। सियाचिन में एक और पॉइंट लिखेंगे, सियाचिन इंडिया की सबसे बड़ी हिमनद है, यानी एक बर्फ की नदी जो एक बर्फ का सतह है जो धीरे धीरे खिसकते रहता है और ऊपर से बर्फबारी होते रहती है और ये बर्फ बनते भी रहते हैं और खिसकते भी रहते हैं और फिसलते भी रहते हैं। तो इस तरह से ये दुनिया भारत का सबसे बड़ा हिमनद भी होगा। तो आप लिख सकते हो बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा हिमनद। उसके बाद जाकर के अगर हम बात करें तो यहीं से एक और नदी भी निकलती है और एक घाटी भी है, नुब्रा वैली। तो आप लिख सकते हो सोर्स ऑफ नुब्रा रिवर, नुब्रा नदी का स्रोत। सियाचिन ग्लेशियर से ही एक नुब्रा नाम की नदी भी निकलती है जो आगे जाकर के सिंधु नदी या इंडस रिवर में मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के ये है आपका, शुरू करें, ठीक है। तो काराकोरम रेंज की बात करें तो इसी पे सियाचिन ग्लेशियर भी है और इसी में एक K2 या गॉडविन ऑस्टिन नाम की पीक भी है। तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन पीक, K2 या गॉडविन ऑस्टिन चोटी। ऊंचाई की बात करें या हाइट की बात करें तो 8611 मीटर इसकी हाइट है। इससे भी रिलेटेड दो तीन इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। K2 या गॉडविन ऑस्टिन की बात करें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र LOC के उस पार है। हालांकि तकनीकी रूप से देखें, कानूनी रूप से तो ये भारत की ही ज़मीन है और इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो आपको आंसर क्लिक करना है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। दोनों में से एक ही नाम देगा क्योंकि दोनों एक ही पीक या एक ही चोटी के नाम है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे लोकेटेड ऑन POK, POK में अवस्थित है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है, लोकेटेड ऑन POK। और तीसरी एक और फैक्ट लिखेंगे आप, थर्ड, ये अगर हम देखें तो जो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, तो नेपाल के में जो माउंट एवरेस्ट है उस माउंट एवरेस्ट से के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो एक पॉइंट और होगा, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया तो लिखेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी, उसके बाद लिखेंगे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो ये हो गया आपका काराकोरम रेंज यानी काराकोरम श्रेणी, ठीक है। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 की बात करें तो इसे कहते हैं लद्दाख रेंज।
इस पूरे क्षेत्र का भी नाम लद्दाख है, पर्वत का भी नाम लद्दाख है, इस पूरे पठार का भी नाम लद्दाख है। तो इस रेंज का नाम है लद्दाख रेंज या लद्दाख श्रेणी। ये है भी लद्दाख क्षेत्र में, भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में इसकी लोकेशन है। उसके बाद जाकर के हम बात करें तो इसी लद्दाख श्रेणी में अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये पूरा का पूरा एक कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल का इलाका है, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह सब नहीं उग पाते हैं। पेड़ पौधे के लिए एक आइडियल जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, अनुकूल जलवायु दशा, वो नहीं पाई जाती है और इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई वनस्पति या पेड़ पौधा बहुत कम उगता है और एक तरह से ये पूरा का पूरा मरुस्थल ही है। तो आप लिखोगे एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट, ये पूरा का पूरा इलाका। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो थर्ड वाला रेंज है, तीसरा वाला जो रेंज है, इसकी बात करें तो इसको कहा जाता है जस्कर श्रेणी। एन साइलेंट होगा, जस्कर रेंज। ये भी हमारे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में होगा, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में होगा। तो आप लिखोगे लद्दाख। जस्कर रेंज की खूबी एक होगी कि इसी जस्कर रेंज पे जोजिला नाम का एक दर्रा या पास है, जिससे होकर के हाईवे निकाली गई है और इसी से होकर के लद्दाख क्षेत्र में या लेह क्षेत्र में जाने का एकमात्र हाईवे है, जिससे होकर के श्रीनगर से लेह की तरफ जाते हैं। तो जस्कर रेंज या जस्कर श्रेणी की बात करें तो यहाँ से एक जस्कर नाम की नदी भी निकलेगी, तो लिखेंगे सोर्स ऑफ जस्कर रिवर, जस्कर नदी का स्रोत। और उसके बाद जाकर के लिखेंगे जोजिला पास। जोजिला पास इज लोकेटेड इन जस्कर रेंज। जोजिला दर्रा जस्कर श्रेणी में अवस्थित है। जोजिला पास इज लोकेटेड इन जस्कर रेंज। ठीक है, तो ये हो गई जस्कर रेंज। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो फोर्थ वाला है, जो आज के डेट में टेक्निकली तिब्बत में है, पॉलिटिकल बाउंड्री इसका इंडिया के अंदर ये नहीं आता है और ये तिब्बत में है और ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है, इसको कहते हैं कैलाश। तो नंबर 4 हम लिखेंगे कैलाश रेंज। कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी होगा तिब्बत में। इसी के नीचे मानसरोवर झील है, इसी पर्वत के नीचे हिंदू धर्म के अनुसार ये पवित्र जगह माना जाता है कैलाश पर्वत। इसी कैलाश पर्वत जो तिब्बत में लोकेटेड है या तिब्बत में अवस्थित है, यहाँ से 3 महान नदियाँ निकल करके भारत में एंटर करती है। एक नदी सिंधु या इंडस नदी जो लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। दूसरी नदी सतलज या सतलुज नदी जो हिमाचल पंजाब से होकर के पाकिस्तान जाती है। और तीसरी नदी यहीं से एक और निकलती है ब्रह्मपुत्र, जो अरुणाचल असम होकर के बांग्लादेश चली जाती है। तो 3 महान नदियों का स्रोत है ये कैलाश पर्वत। तो यहाँ पे लिखेंगे सोर्स ऑफ इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत या उत्पत्ति स्थान। सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदी का उत्पत्ति स्थान। ठीक है,
तो कैलाश रेंज या कैलाश पर्वत में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है हमारे लिए ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पॉइंट पूरे के पूरे ट्रांस हिमालय को रिप्रेजेंट करता है, और वो पॉइंट है कि ये जो ट्रांस हिमालय है यानी हिमालय की इस पार की रेंज है, जो हमारा ये हिमालय है जो अब शुरू होगा उस हिमालय के उस पार है, और साथ ही ये हिमालय से हज़ारों साल पहले बना हुआ है। ये पर्वत हिमालय से भी पुरानी है, और इसीलिए एक पॉइंट आप पूरे के पूरे इस ट्रांस हिमालय को रिप्रेजेंट करेगा। एक पॉइंट और लिख लेंगे, और वो होगा कि ट्रांस हिमालय इज ओल्डर देन हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय से पुरानी है। तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न माउंटेन रेंज का ए सेक्शन यानी ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने ए में रखा था ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां थी, और चारों में से 3 श्रेणी भारत में और 1 श्रेणी तिब्बत में है। ट्रांस हिमालय के बाद अब शुरू होता है हमारा वास्तव में रियल में अगर हम देखें तो हिमालय की शुरुआत यहाँ से होगी, और जब हिमालय की शुरुआत यहाँ से होगी तो जो पहली माउंटेन रेंज होगी हिमालय की उसको कहा जाएगा ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को ए में रखा था, तो ग्रेटर हिमालय को रखेंगे हम लोग बी में। ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। थोड़ा रुक जाए। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय यानी महान हिमालय। अगर हम इसकी बात करें तो इसी को संस्कृत में हिमाद्री भी कहा जाता है, इस महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय को। तो इसमें लिखेंगे हिमाद्री। हिमाद्री यानी बर्फ वाला पर्वत, एक ऐसा पर्वत जो परमानेंट बर्फ़ से ढका हो, स्थायी रूप से जिसमें बर्फ़ पाया जाता हो, उसे हम लोग कहते हैं हिमाद्री। अब देखते हैं इस महान हिमालय या हिमाद्री की अवस्थिति कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ तक इसका लोकेशन है। तो ये इसे हम लोग कहते हैं ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय की लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे है। पश्चिम से पूरब की ओर देखें तो सबसे पहले तो ये होगा पाक अधिकृत कश्मीर, POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, उसके बाद होगा ये जम्मू कश्मीर में, भारत के जम्मू एवं कश्मीर में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद होगा ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नेपाल, नेपाल की ओर। नेपाल के बाद अगर हम देखें तो सिक्किम, सिक्किम के बाद भूटान, सिक्किम के बाद भूटान, और भूटान के बाद चीन यानी चाइना। अरुणाचल प्रदेश में महान हिमालय नहीं है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में महान हिमालय नहीं है, बल्कि हिमालय की कम ऊंचाई वाली कुछ पहाड़ी श्रेणियां हैं जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय की जो लोकेशन है वो अरुणाचल में नहीं होगी, बल्कि वो होगी चाइना में। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय इतने जगह पे लोकेटेड है इसका। यहाँ पे एक पॉइंट जो पूरे हिमालय को रिप्रेजेंट करता है, पूरी हिमालय के संदर्भ में एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि हिमालय इज एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्डेड माउंटेन। हिमालय
युवा मोरदार पर्वत का उदाहरण है। मोरदार या वलित, वलित का मतलब होता है मोरदार। हिमालय युवा मोरदार पर्वत का उदाहरण है। हिमालय इज एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्डेड माउंटेन। देखो, यंग फोल्डेड माउंटेन कहने का मतलब है यंग इसलिए क्योंकि आज भी ये स्टेबल नहीं हुआ है, आज भी यहाँ पे भूकंप आ रही है, जिसकी वजह से इस पर्वत के निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो माउंटेन की जो फॉर्मेशन प्रोसेस है, वो अब भी जारी है। और यही कारण है कि लगातार आप देखोगे तो हिमालय क्षेत्र में बीच बीच में रुक करके कुछ दिनों के बाद भूकंप के झटके का अनुभव होता है। तो वो जो भूकंप के झटके आते हैं, जो अर्थक्वेक आता है, उसका रीज़न ये होता है कि ये एरिया अभी स्टेबलिश नहीं हुआ है, पूरी तरह स्टेबल नहीं है, और हिमालय क्षेत्र स्टेबल नहीं होने की वजह से अभी भी भूकंप आते हैं और अभी भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। और यही कारण है कि हिमालय को एक युवा पर्वत कहा जाता है। मोरदार या फोल्ड कहने का मतलब ये हुआ कि जब भारतीय प्लेट, भारत का जो ये भाग है, ये एक अलग प्लेट है, और ये तिब्बत वाला इलाका जो है ये अलग से यूरेशियाई यानी एशिया और यूरोपियन प्लेट है। और जब ये प्लेट इस तरफ मूव कर रही है तो जो चट्टानें हैं उनमें मोड़ पड़ रही है, और उसी मोड़ की वजह से हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, और इसीलिए हिमालय को फोल्डेड यानी वलित या मोरदार पर्वत कहा जाता है। तो हिमालय जो है हमारा वो यंग फोल्डेड माउंटेन है, और अभी भी इसकी ऊँचाई बढ़ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हिमालय होगा, हम लिखेंगे एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई। तो हिमालय की जो औसत ऊंचाई होगी, जो एवरेज हाइट होगी, वो होगी 6000 मीटर, 6000 मीटर। औसत रूप से हिमालय 6000 मीटर ऊंचा है, कि कभी कभी किसी क्षेत्र में 8000 मीटर को भी क्रॉस कर जाती है, कहीं पे 5000 मीटर भी है। तो कुल मिलाकर के जो औसत है, जो एवरेज हाइट होगी हिमालय की, वो होगी 6000 मीटर। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा हिमालय होगा, ठीक है, जो हिमालय है उसकी हम देखें तो यहाँ से लेकर के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेकर के चाइना के इस भाग तक जो हिमालय है या महान हिमालय है, इसकी जो ऊंचाई है, ये उसकी जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। तो आप लिखेंगे लेंथ यानी लंबाई 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर कंटिन्यू निरंतर रूप में है। कहीं कहीं पे नदियों के द्वारा काट करके रास्ता बनाया गया है, जिससे नदियां इस क्षेत्र में आगे बढ़ती है, लेकिन कुल मिलाकर के ये निरंतर यहाँ से यहाँ तक एक लंबी श्रृंखला के रूप में, एक लंबी रेंज के रूप में फैली हुई है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से चाइना तक 2400 किलोमीटर इसकी ऊँचाई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 150 से 250 किलोमीटर चौड़ाई के रूप में, 150 से लेकर के 250 किलोमीटर की एक विड्थ यानी चौड़ाई के रूप में, ये एक बेल्ट के रूप में यहाँ से यहाँ तक ये फैली हुई है। अब ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय की बात करें तो लंबे समय तक ये भारत के लिए एक तरह से देखें तो भारत के लिए एक प्रहरी का काम करता रहा है। और यहाँ से इस इतनी ऊंचाई हिमालय को पार करके भारत में प्रवेश करना किसी भी विदेशी आक्रमणकारी के लिए आसान काम नहीं था उस ज़माने में। और यही समय देखोगे उस ज़माने में जब ज़्यादातर लड़ाई पैदल सैनिकों द्वारा लड़ी जाती थी, वैसी स्थिति में इस पार करके भारत की तरफ आक्रमण करना आसान काम नहीं था। इसीलिए देखोगे तो मध्यकाल से लेकर के प्राचीन काल तक हिमालय ने भारत की सुरक्षा की है, और इस क्षेत्र से भारत पे कभी हमला, शायद ही कभी हमला होता था। आज चीज़ें बदल रही है, आज थोड़ी अलग सिचुएशन हो गई है, लेकिन प्राचीन काल में जब भी भारत पे कोई विदेशी आक्रमण हुआ है तो वो इस क्षेत्र से हुआ है, जहाँ पे एक दर्रा है, यहाँ पे इधर से होकर के मध्य एशिया से भारत की तरफ एंटर किया जाता था। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हिमालय की एक और खूबी है, जो हमारा हिमालय है वो मानसून की जो वर्षा है, जो मानसूनी हवा आती है, चाहे वो अरब सागर से आए, चाहे बंगाल की खाड़ी से आए, वो जब यहाँ पे आती है तो पर्वत के सहारे ऊपर उठती है और इस पूरे क्षेत्र में वर्षा कराती है। यानी मानसूनी जलवायु जो भारत की है उसमें भी हिमालय का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद हम देखें तो इस हिमालय की एक और खूबी होगी कि जब सर्दियों के समय में पूरा मिडिल एशिया, मध्य एशिया जम जाता है सर्दियों से, और भयंकर सर्दियों की वजह से इस पूरे एरिया में बर्फबारी होती है और सारे एक्टिविटीज़ रुक जाते हैं। तो वैसी स्थिति में भी ये ठंडी हवा जब भारत की तरफ आ रही होती है तो हिमालय उसको रोक देता है, और इस तरह से जो उत्तर भारत का क्षेत्र है ये पूरी तरह से बर्फ़ से नहीं जम पाता है। और यही कारण है कि राजस्थान, दिल्ली या ये उत्तर प्रदेश का जो पूरा इलाका है, ये सर्दियों में ठंड तो होती है लेकिन यहाँ पर बर्फबारी लगभग नहीं के बराबर होती है। उसके अलावा जो हमारा महान हिमालय है या ग्रेटर हिमालय है, इसकी या पूरी हिमालय की बात करें तो इसकी एक और खूबी है कि ये हिमालय कई सारे नदियों का स्रोत है, और इन नदियों से पूरे के पूरे उत्तर भारत में न सिर्फ सिंचाई होती है,
नदियों का भी स्रोत है हमारा ये हिमालय। उसके अलावा हिमालय से जितनी भी नदियाँ आती है वो अपने साथ मिट्टी और रेत लाती है, और उन मिट्टी और रेत की वजह से ये पूरा का पूरा जो उत्तर भारत का मैदान है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है, और इसकी यही कारण है कि यहाँ से यहाँ तक अच्छे ढंग से खेती की जा रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो ग्रेटर हिमालय है या महान हिमालय है, इससे क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, कुछ ऐसी चोटियाँ भी है, कुछ ऐसे पीक भी है जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय में देखते हैं कि कौन कौन से पीक या चोटियाँ हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे हम बात करते हैं 7756 मीटर, 7756 मीटर। देखो कौन सी पीक है जी, नामचा बरुआ पीक। तो ग्रेटर हिमालय में हम लिखेंगे नामचा बरुआ पीक। नामचा बरुआ पीक, नामचा बरुआ चोटी कहाँ पे होगा जी? ये होगा आपका, इसके भी 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। ये होगा चाइना में यानी चीन में। क्या खूबी इसकी होगी? तो ये नामचा बरुआ जो पीक होगी ये ईस्टर्न मोस्ट पीक होगी ग्रेटर हिमालय की, महान हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। क्या लिखेंगे हम लोग? ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पीक की बात करते हैं, अगली चोटी की बात करते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण चोटी है वो है कंचनजंगा, 8598 मीटर, 8598 मीटर, 8598 मीटर। कंचनजंगा पीक, कंचनजंगा चोटी। कंचनजंगा पीक या कंचनजंगा चोटी देखो कहाँ कहाँ पे है ये। इसकी जो लोकेशन होगी वो होगी सिक्किम, सिक्किम के बाद होगी नेपाल। ठीक है, सिक्किम और नेपाल। कंचनजंगा की अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग देखें, ठीक है, विश्व में अगर रैंकिंग देखें तो देखो वर्ल्ड में तो सबसे हाईएस्ट होगी माउंट एवरेस्ट 8848 8848 मीटर। सेकेंड होती है 8611 मीटर K2, ठीक है, या गॉडविन ऑस्टिन। और थर्ड में आती है कंचनजंगा। यानी कंचनजंगा जो चोटी है वो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी होगी। तो कंचनजंगा सिक्किम में भी कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट नेपाल में भी है। इसमें हम लिखेंगे थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो विश्व में तो तीसरी हो गई, लेकिन विश्व की सबसे ऊंची भारत में नहीं है, सेकंड वाली भारत में है। तो भारत की क्या हो जाएगी 1 और 2, यानी भारत की ये सेकंड हाईएस्ट होगी। और अगर हिमालय की बात करें तो पूरे हिमालय में अगर हम जितनी भी चोटियां हैं उसमें भारत में जितनी चोटी है उसमें सबसे ऊंची होगी। यानी क्योंकि काराकोरम जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, हिमालय का नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो भी होगी कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा में एक पॉइंट और लिख सकते हैं, हाईएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट हिमालयन पीक। यानी हिमालय की बात कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय की नहीं। तो सिर्फ अगर हिमालय की बात करें तो ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होगी। बाकी नेपाल में जो है वो ओवरऑल पूरी हिमालय की और पूरी दुनिया की भी सबसे हाईएस्ट पीक है और वो है माउंट एवरेस्ट। तो हाईएस्ट पीक हिमालयन पीक होगी इंडिया की। उसके अलावा जो कंचनजंगा है उसकी एक और खूबी होगी, और एक और खूबी ये होगी कि कंचनजंगा जो पीक है
ये पूरा का पूरा एरिया जो इसके नीचे के आसपास जो वन है उस पूरे एरिया को मिला करके एक नेशनल पार्क बनाया गया है जिसको कंचनजंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और इस पूरे एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध या लिस्टेड किया गया है। यानी एक तरह से देखें तो ये पूरी दुनिया के लिए एक तरह से हेरिटेज है, एक तरह से देखें तो ये एक तरह से नेचुरल हेरिटेज यानी प्राकृतिक विरासत है हमारे, जिसे हमें संरक्षित करके और सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एक दो पीक के बारे में और जान लेते हैं, जैसे 8848 मीटर, हालांकि कहीं कहीं पे 8850 मीटर भी लिखा होता है। इसका नाम है माउंट एवरेस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट चोटी। कहाँ पे होगा? ये होगा नेपाल में। क्या क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। हालांकि इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बचपन में ही आप लोग पढ़ते हो। जो माउंट एवरेस्ट पीक से क्वेश्चन आए हुए हैं, जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि इसका नाम अंग्रेज़ों ने रख दिया था माउंट एवरेस्ट सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे। वास्तव में अगर हम देखें तो नेपाल के लोग इसको कहते हैं सागर माथा, और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे नॉन एज सागर माथा इन नेपाल। नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, नॉन एज सागर माथा इन नेपाल। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद हम लोग देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे भी एक पीक है, इसके बारे में भी हम लोग कर लेते हैं। नंदा देवी 7817 मीटर, 8000 मीटर से थोड़ी सी कम, 7817 मीटर। नंदा देवी पीक या नंदा देवी चोटी। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये है उत्तराखंड में। इसकी लोकेशन होगी उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। उसके बाद एक पॉइंट और कि ये इसको भी विश्व विरासत स्थल माना गया है, यानी इसमें भी लिखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल। उसके बाद एक और पीक कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट वाले ही पीक करेंगे, महत्वपूर्ण चोटियां ही करेंगे। एक जो सबसे पूरब में है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, इसका नाम है नंगा पर्वत और इसकी ऊंचाई है 8021 मीटर, 8021 मीटर। इसकी लोकेशन बनेगी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी कश्मीर का वो भाग, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहाँ पे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। इसको नंगा पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है, अगर हम हिमालय की बात करें तो आपको पता है कि 5000 मीटर से 5500 मीटर तक की ऊंचाई से जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो होता है वो भयंकर बर्फबारी की वजह से पर्वतों के क्षेत्र में भयंकर बर्फबारी होते रहती है, और जिसकी वजह से पूरे के पूरे पर्वत जो क्षेत्र है वो बर्फ़ से ढका रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी खूबी ये है कि जो नंगा पर्वत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो ढाल है वो बहुत ज़्यादा है, और इस तरह के ढाल होने की वजह से इस पर बर्फबारी तो होती है लेकिन वो बर्फ़ फिसल जाती है, इस पर जम करके परमानेंट रह नहीं पाती है, और इसकी वजह से एक तो तापमान कम होने की वजह से
पेड़ पौधा कहीं पे उगता नहीं है। जो बर्फ़ होती है वो भी इसको ढक नहीं पाती है क्योंकि ये बर्फ़ फिसल जाती है इसमें पड़ने के बाद, और इस तरह से ये पर्वत ऐसे ही दिखाई देता है, एकदम पत्थर की तरह सीधे उठा हुआ, और कहीं पे भी ना तो बर्फ़ और ना ही पेड़ पौधा, इसलिए इसको नंगा पर्वत कहा जाता है। तो नंगा पर्वत की बात करें तो ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। और अगर हम देखें तो जो हमारा ग्रेटर है महान हिमालय, उसकी सबसे एक तरह से देखें तो पूर्वी चोटी है महत्वपूर्ण चोटियों में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय को लेकर के काफ़ी है हमारे लिए। अब आगे तो ये तो हो गया आपका ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय। अब हम बात करते हैं सी। सबसे पहले हम लोगों ने किया ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के उस पार वाली श्रेणियाँ, उसके बाद हम लोगों ने बात की महान हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय, और अब जाकर के हम लोग करेंगे सी यानी लेसर हिमालय यानी लघु हिमालय। लघु हिमालय, इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल हिमालय। अब देखो इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। जो ग्रेटर हिमालय है, महान हिमालय है, आपने देखा होगा कि नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक, यहाँ तक आपने देखा होगा कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू है, निरंतर रूप में है। बीच में कोई अलग से पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि ये एक ही श्रेणी के रूप में है। लेकिन जो हमारा लेसर हिमालय या लघु हिमालय है वो ट्रांस हिमालय की तरह अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ है, और इन श्रेणियों को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लेसर हिमालय यानी लघु हिमालय। एक तो श्रेणी ये हो गई, दूसरी बात करें तो ये हो गई, थर्ड, फोर्थ, और पांचवा जो है वो है नेपाल में। ठीक है, फिफ्थ जो होगा वो होगा नेपाल में। तो नेक्स्ट सबसे पहले अगर हम देखें तो इस लेसर हिमालय या लघु हिमालय में जो पहली श्रेणी है इसको कहते हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी या पीर पंजाल रेंज की बात करें तो देखो कहाँ पे है, तो पीर पंजाल रेंज होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। इस पीर पंजाल की खूबी क्या होगी, तो इसी पीर पंजाल में एक दर्रा होगा, बनिहाल दर्रा, जिससे होकर के श्रीनगर जाने का हाईवे है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे बनिहाल पास इज लोकेटेड इन पीर पंजाल। बनिहाल पास इज लोकेटेड इन पीर पंजाल। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में अवस्थित है। बनिहाल पास इज लोकेटेड इन पीर पंजाल। ठीक है, उसके बाद जाकर के हम आते हैं पीर पंजाल के बाद ये जो सेकंड वाला है, दूसरा वाला है, इसको कहते हैं धौलाधर। धौलाधर श्रेणी, दूसरी वाली जो श्रेणी होगी इसको कहेंगे धौलाधर रेंज। धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी की बात करें तो धौलाधर श्रेणी ये हिमाचल प्रदेश में होगी।
ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। बाकी जब हम लोग दर्रा या पासेस करेंगे तो वहाँ पे भी इसकी चर्चा करेंगे। इस एरिया में एक घाटी है, वैली है, उसकी भी चर्चा होगी। मनाली वगैरह सब इसी एरिया में है, ठीक है, कुल्लू वैली, मनाली सब। उसके बाद जाकर के धौलाधर की बात करें तो धौलाधर के बाद जो नेक्स्ट होगा, तीसरा होगा, वो होगा मसूरी रेंज। नंबर 3, मसूरी रेंज या मसूरी श्रेणी। उत्तराखंड, लोकेशन में लिखेंगे उत्तराखंड। मसूरी रेंज की बात करें तो इसी मसूरी श्रेणी के नाम पे इस पूरे क्षेत्र का नाम मसूरी पड़ा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे मसूरी नाम का एक हिल स्टेशन भी बनाया गया है। एक हिल स्टेशन का नाम भी मसूरी है। और इस पूरे मसूरी रेंज की खूबी ये है कि ये लघु हिमालय का भाग होने की वजह से यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। और जब गर्मियों में बर्फबारी नहीं होती है, सर्दियों में तो बर्फबारी होती है, गर्मियों में जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पूरे घाटी में तरह तरह के फूल खिलाते हैं और बहुत ही खूबसूरत घाटी हो जाता है ये पूरा का पूरा। और पर्वत की ये जो पहाड़ी क्षेत्र है ये पूरा का पूरा। और इसीलिए मसूरी की बात करें तो पूरे मसूरी को क्वीन ऑफ द माउंटेन्स यानी पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। तो आप मसूरी में एक पॉइंट और लिख सकते हो, नॉन एज क्वीन ऑफ द माउंटेन्स, यानी पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है या जानी जाती है पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद जाकर के हम बात करें तो ये जो 4th वाला है इसको कहते हैं नाग टिब्बा श्रेणी। 4था वाला लिखेंगे नाग टिब्बा। नाग टिब्बा श्रेणी यानी नाग टिब्बा रेंज, ठीक है, ये वाला 4था वाला। इसमें भी एक ही पॉइंट लिखेंगे कि कहाँ पे है ये, तो जो नाग टिब्बा श्रेणी होगी वो भी होगी उत्तराखंड में, ठीक है, ये भी होगी उत्तराखंड में। अब उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद जो ये जो नंबर 5th में हम लिखेंगे महाभारता रेंज यानी महाभारत की श्रेणी। महाभारता रेंज यानी महाभारत की श्रेणी कहाँ पे होगा, तो ये होगा नेपाल में। तो ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय। लेकिन लेसर हिमालय या लघु हिमालय में सिर्फ श्रेणियों से क्वेश्चन नहीं आते हैं। लघु हिमालय या लेसर हिमालय की बात करें तो इसमें बहुत सारी ऐसी घाटियां हैं। देखो, अगर हम ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय की बात करें तो ये तो परमानेंट बर्फ़ से ढका हुआ है। तो परमानेंट बर्फ़ से ढके होने की वजह से और पूरे साल भर बर्फ़ से ढके होने की वजह से यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती है। कहने का मतलब, ना तो यहाँ पर खेती हो सकती है, ना तो यहाँ पर गाँव बसाए जा सकते हैं, और ना ही यहाँ पे बाग या बगीचे लगाए जा सकते हैं, और ना ही यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का टूरिस्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो सकती है या पर्यटक कभी जाते हैं यहाँ पे। आमतौर पर जो पर्वतारोही होते हैं या जो माउंटेनियरिंग के जो एक्टिविटी में लगे हुए लोग होते हैं वही लोग कभी कभार इस क्षेत्र में जाते हैं। बाकी ये दुर्गम इलाका है जहाँ पे जाना इंसानों के लिए आसान काम नहीं है, और जब यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई कृषि से संबंधित एक्टिविटी की संभावना भी नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पे कोई आबादी नहीं होगी। लेकिन जो लघु हिमालय है, जो लेसर हिमालय है, ये हमारे लिए इस ग्रेटर या महान हिमालय से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादा ऊंचाई नहीं होने की वजह से सर्दियों में तो बर्फबारी होगी, लेकिन गर्मियों में क्या होगी, बर्फ़ पिघल जाएगी। और इसी वजह से क्या होगा, तो इन पहाड़ों की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी घाटियों पे या फिर उसके ढलान में
बहुत सारे सेब वगैरह सब के बाग लगाए जाएंगे, यहाँ पे अखरोट का उत्पादन होगा, यहाँ पे केसर के का उत्पादन होगा, यहाँ पे खेती से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगे। इन ढलानों की बात करें तो यहाँ पे भेड़ों को चराया जाएगा, यानी इस एरिया में देखोगे तो आप भेड़ पालन भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। इसके अलावा ये जो कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों पे अगर हम देखें तो कम ऊंचाई पे लोग घर बना करके भी रहेंगे और पर्यटकों के लिए यहाँ पे हिल स्टेशंस भी होंगे। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो जो लघु हिमालय है या जो लेसर हिमालय है वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर हम ह्यूमन एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको लिखना क्या क्या है। इसके अलावा क्या होता है कि जो सर्दियों में यहाँ पे बर्फबारी होती है और जैसे ही गर्मी में बर्फ़ पिघल जाते हैं तो बहुत सारे हिंदुओं के जो तीर्थ स्थल हैं वो सब के सब इसी हिमालय में है, लघु हिमालय में ही है, ना कि महान हिमालय में है। तो लघु हिमालय में बहुत सारे तीर्थ स्थल भी है जहाँ पे सर्दियों में बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है, बर्फ़ पिघलना शुरू होता है तो ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ शुरू हो जाते हैं। तो देखो अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लिखेंगे कौन कौन से टूरिस्ट, पहले तो टूरिस्ट प्लेस लिख लेंगे, हिल स्टेशंस लिख लेंगे कौन कौन से हैं। तो कुछ के इंपॉर्टेंट नाम लिख सकते हो आप, जैसे आप लिखोगे कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत आर लोकेटेड इन लेसर हिमालय। शिमला, कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, रानीखेत, डलहौजी इत्यादि हिल स्टेशन लघु हिमालय पर अवस्थित है। ये तो हो गई टूरिस्टों के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हिंदू धर्म के तीर्थ स्थल है, जैसे अगर हम बात करें वैष्णो देवी की बात करें तो यहाँ पे वैष्णो देवी, उसके बाद यहाँ पे बात करें तो अमरनाथ, उसके बाद अगर हम इस एरिया में देखें तो यहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री उत्तराखंड में। तो ये सारे के सारे जो तीर्थ स्थल हैं वो सबके सब लघु हिमालय के भाग है, जहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं और गर्मियों में बर्फ़ पिघलने से जब रास्ते खुलते हैं तो लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। तो आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो वैष्णो देवी, अमरनाथ, ब्रैकेट में आप लिख लोगे जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद लिखेंगे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ आर लोकेटेड इन लेसर हिमालय इत्यादि लघु हिमालय पर अवस्थित है। उसके बाद क्या है कि इसी लघु हिमालय या इसी लेसर हिमालय में जो घाटियां हैं, कम ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है, वहाँ पे खुले में दूर दूर तक घास के मैदान फैले हुए हैं और जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो इन घासों में लोग अपने भेड़ और बकरियों को लेकर के चले जाते हैं चराने के लिए। और ये जो घास के मैदान है जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है उसको गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर के लोग इसको कहते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, तनमर्ग। मर्ग यानी घास के मैदान, तनमर्ग। तो ये तो हो गया जम्मू कश्मीर। उसके बाद उत्तराखंड के लोग इसको कहते हैं बुगल, बुगल और पयोर। तो लिखेंगे गुलमर्ग, सोनमर्ग, तनमर्ग और ब्रैकेट में जम्मू कश्मीर, उसके बाद बुगल, पयोर ब्रैकेट में उत्तराखंड इत्यादि लघु हिमालय पर अवस्थित घास के मैदान है आर ग्रासलैंड ऑफ लेसर हिमालय। ठीक है, और इसी घास के मैदान में या इसी चारागाह में लोग भेड़ और बकरियों को चराते हैं, जो यहाँ के लोगों के इनकम का एक इम्पॉर्टेंट जरिया होता है। तो ये तो हो गया हमारा लघु हिमालय या लेसर हिमालय। उसके बाद जाकर के हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे डी में डी में हम लोग बात करेंगे पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल हिल्स या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ देखो कहाँ कहाँ पे है। भारत का जो उत्तर पूर्वी वाला इलाका है, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, उसके बाद असम का इलाका, यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में हिमालय का विस्तार हुआ है और यहाँ आने के बाद हिमालय ऐसे करके मुड़ गई है और इस तरफ मुड़ने की वजह से यहाँ से यहाँ तक 5 छोटी छोटी पहाड़ियाँ या पहाड़ियों की रेंज या पहाड़ियों की श्रेणी पाई जाती है और सबके अलग अलग नाम है और इन सब को मिला करके यहाँ पे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। या अगर आप देखो तो इसी को कहा जाए
इसमें से 5 अलग अलग नामों से भी इनको जाना जाएगा। तो देखो कौन कौन सी ये पहाड़ियाँ। एक तो होगी अरुणाचल प्रदेश में, एक होगी असम में, फर्स्ट, सेकेंड, फिर नागालैंड में, थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ में मणिपुर में, और फिर उसके बाद मिज़ोरम में। सबसे पहले तो पूर्वांचल हिल्स या पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करें तो अरुणाचल वाली जो पहाड़ी की रेंज होगी इसको कहेंगे पटकाई बूम, पटकाई बूम रेंज, पटकाई बूम श्रेणी। ठीक है, पटकाई बूम रेंज या पटकाई बूम श्रेणी। इसकी जो लोकेशन होगी वो होगी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो अभी तक आप लोगों ने नॉर्दर्न माउंटेन रीजन या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा। देखो हमारी जो बुक हाइव एजुकेटर्स की पूरी टीम है वो हार्ड वर्क कर रही है ताकि आपको आपके पास अच्छे से अच्छे क्वालिटी कंटेंट पहुंचा सके, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। तो हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे कि अगले जो इसी का जो पार्ट 2 है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, और आप चाहते हैं कि रेगुलर बेस पे लगातार आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहे, क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे, तो आप हमारा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उसको ज़रूर दबाएँ, ताकि क्या होगा उससे कि आपको एकदम सबसे पहले हमारा जो कंटेंट है कोई भी अपलोड किया जाएगा। फ्यूचर में हम लोग सारे सब्जेक्ट के कंटेंट को रेगुलर बेस पे ही रोज अपलोड कर रहे हैं। तो आप अगर बेल आइकन को दबाते हैं तो जैसे ही वो कंटेंट अपलोड होता है वैसे ही आप तक पहुंच जाएगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।